सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या फिर लगभग इसी से मिलता जुलता टर्म, ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये अगर बात करें तो ये पीरियोडिक टेबल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई मेंस एंड नीट। तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। लगभग दोनों टर्म सिमिलर हैं। डिफरेंस क्या है कि बेसिकली इसमें डिफरेंस ये है कि इनके साइन कन्वेंशन जो है वो ऑपोजिट रहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, देखो सबसे पहले इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ईए से, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच ई जी से। ठीक है, इन शॉर्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का साइन जो है ईए का पॉजिटिव है, देन डेल्टा एच ई जी का जो साइन कन्वेंशन होगा वो नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव है देन ई ए नेगेटिव होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज लगभग सेम है, लेकिन अपने से एनसीईआरटी के रेफरेंस से अगर बात करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा पूछा जाएगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में आगे और अच्छे से डिफरेंस क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था आयनेशन एनर्जी के बारे में। तो आयनेशन एनर्जी में मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ये एक न्यूक्लियस है और ये कोई पूरा एटम है। ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड थी, दैट इज आयनेशन एनर्जी। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी उस एटम के सराउंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के पास हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो नंबर ऑफ ये न्यूक्लियर चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के पास आएगा, तो यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब कोई एटम है, आगे बात समझो। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होंगी, अपनी पीरियोडिक टेबल में जनरली क्या होगा कि मोस्टली एटम जो है वो, उनका न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और कुछ का नहीं करेगा। तो दो टाइप में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट हो जाएंगे, एक तरफ जहाँ हमें एनर्जी खुद देनी पड़ेगी, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन विदाउट अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रॉन खुद से अट्रैक्ट होके जाएंगे वो कौन से होंगे, और जो एनर्जी, या फिर ये कह लीजिए कि जहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पे एनर्जी अपन को सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, जहाँ पर अट्रैक्शन पॉसिबल होगा, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वहाँ वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और जहाँ पर अट्रैक्शन नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो फिर ज़ीरो बोल दीजिए, या फिर अपनी सहूलियत के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, जब जब अट्रैक्शन होगा तब तब एनर्जी रिलीज होगी। तो जब यहाँ अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, एनर्जी होगी रिलीज। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज होगी तो जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। ठीक, ये बात आप जानते हो कि जहां पर एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए जो डेल्टा एच रहता है वो हम ये जानते हैं कि नेगेटिव रहता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। यहाँ देखो, यहीं से हम समझ पाएंगे, कॉन्क्लूड कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यहाँ जो साइन है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन नेगेटिव है। ठीक है, सिमिलरली अगर जहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या तो जीरो होगी या फिर नेगेटिव होगी। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस।
ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव रहता है। अब यहां से भी समझ पा रहे होंगे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नेगेटिव है, तो डेल्टा एच जी जो है वो पॉजिटिव है। अब बात करते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन जो है मतलब न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, वो कौन से हैं। तो देखो एक बात समझो, जनरली अपनी पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्ट ग्रुप 2 और नाइट्रोजन और ग्रुप 18 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम हैं, वो सब इस अट्रैक्शन को शो करते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर एक तो आपका ग्रुप 2 और नाइट्रोजन और ग्रुप 18, ठीक है। अगर इन इलेक्ट्रॉन की या इन एटम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोसेस रहेगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा, और बाकी जितने भी एलिमेंट अपन को दिखेंगे उन सब के लिए प्रोसेस रहेगा वो एक्सोथर्मिक रहेगा, ठीक है। आगे समझो कहानी। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमसे यही पूछा जाएगा कि जनरेट भी होता है कि क्वेश्चन में यही पूछेगा हमसे कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या फिर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो यहाँ से हमें पता चल पा रहा है कि फर्स्ट अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी, ठीक है। दोनों ही पॉसिबल है इस कंडीशन में। तो अब सुनो, यहां पर अट्रैक्शन होगा, जहां पर अट्रैक्शन होगा, जहां ज्यादा अट्रैक्शन होगा वहां पर एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा एनर्जी रिलीज उतनी ज्यादा होगी। जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो प्रोसेस जो है, या फिर ये समझो कि अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा होगी, और एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी प्रोसेस उतना एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ से चीज़ों को रिलेट करना, ठीक है। अब अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है तो वहाँ पर अट्रैक्शन टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन होगा वो कम होगा। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वहाँ जीरो या फिर नेगेटिव। अब जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है तो वहाँ पर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को पास ले जाने के लिए न्यूक्लियस तक मुझे एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक हो सकती है, एंडोथर्मिक हो सकती है। इस बात को आप एज अ नोट में लिख लेना कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी हो सकती है, बोथ आर पॉसिबल, ठीक है। आगे हम पॉली एटॉमिक एनाइन की भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, यहाँ पर तो जब हमने एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में ऐड किया या फिर उस एटम में ऐड किया किसी भी शेल के अंदर, अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, सेकंड ई की बात करें, तो यहां से आप क्या समझोगे कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहां से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी, चलो अगर मैंने आपको शायद डेफिनेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाई, तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन की बात करते हैं हम। डेफिनेशन होती है कि द एनर्जी रिलीज्ड, प्रॉपर लिख लीजिए, एक काम करो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एडिशन इलेक्ट्रॉन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एडिशनल इलेक्ट्रॉन, लिख देते हैं यार, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when
an additional electron added to any isolated gaseous atom। ठीक है, ये जितनी भी कहानी चल रही है वो विद रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल एटम की बात चल रही है। तो ये तो हो गया हमारा आयनेशन एनर्जी का डेफिनेशन। ठीक है, ये आयनेशन एनर्जी की डेफिनेशन की बात हो गई। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लीजिए, यहाँ में भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, ये होगी सेकंड। अब यहां समझो इसके बाद कहानी। तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी। इसका रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि जैसे ये एक न्यूक्लियस था और ये कोई एटम था, ठीक है, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका था सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्रिएट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, जिससे ओवरकम करने के लिए एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसलिए ये प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर ये फर्स्ट की बात करें तो वो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी थी, एक्सोथर्मिक भी हो सकता था, एंडोथर्मिक भी हो सकता था। और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। और अगर बात करें पॉली नेगेटिव एनायन की, एक अपना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक ऑक्सीजन का। तो लेट सपोज ये ऑक्सीजन का एटम था, इसमें मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मुझे यहाँ O- मिला, जिसकी कुछ वैल्यू गिवन है, डेल्टा H इज इक्वल्स टू माइनस के 141 किलो जूल पर मोल। अब इस O- में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2- बन गया, यहाँ ये गैसियस एटम, यहाँ डेल्टा HEG की वैल्यू, यहाँ भी HEG की वैल्यू गिवन है, सॉरी ये, हाँ ठीक है। तो ये +744 किलो जूल पर मोल। मैंने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो मुझे क्या मिला, एक ऑक्सीजन का आइटम प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इधर O- ये रिएक्टेंट से इधर प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा, इधर O2- मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ पर नेट एनर्जी डेल्टा H कैलकुलेट करोगे तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी +603 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ ये पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोसेस है यहाँ पर डेल्टा H पॉजिटिव है, इट मीन्स कि ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर पॉली एटॉमिक एनायन की फॉर्मेशन होता है, जब भी पॉली एटॉमिक एनायन का फॉर्मेशन होगा, तो वो प्रोसेस जो रहेगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। नोट में ये बात आप चाहो तो लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक एनायन is always an endothermic process। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन में हमसे इसके एग्जांपल भी लिख लो, जैसे O2- या फिर सल्फाइड आयन ले लीजिए, नाइट्राइड ले लीजिए, फॉस्फाइड ले लीजिए, ये कुछ एग्जांपल भी अपन को गिवन है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ एग्जांपल दे देगा और एग्जांपल में पूछेगा कि प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आप इजीली बता पाएंगे। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि नाइट्रोजन के लिए और ग्रुप 2 और ग्रुप 6 के लिए जो प्रोसेस रहेगा वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रहेगा। बाकी जितने भी एटम बचते हैं
उन सब के लिए जो प्रोसेस रहेगा वो एक्सोथर्मिक रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आई होप इतनी बात समझ गए होगे आप। उसके बाद आगे चलते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, अब बात करते हैं हम फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स हैं, या एक काम करते हैं, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आइडेंटिफाई करने को, आइडेंटिफाई प्रोसेस एक्सो और एंडो। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो मुझे N- मिला। अब नाइट्रोजन के लिए मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन ग्रुप 2 ग्रुप 18 के लिए प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, नियॉन का ले लीजिए, तो नियॉन प्लस इलेक्ट्रॉन किया ग्रुप 18 का है, Ne-, ये भी एंडोथर्मिक ही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन एटम में, तो ऑक्सीजन एटम प्लस O+ इलेक्ट्रॉन इधर O- हो गया, तो ये प्रोसेस भी कौन सा है ग्रुप, ओ स्टाइल से डिपो, ग्रुप 16। ठीक है, तो ग्रुप 16 एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, अगर यही ये पॉलीएटॉमिक के लिए होता, O2- होता, देन प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक होता। पॉलीएटॉमिक एनाइन के लिए ऑलवेज प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक रहेगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं, और हम जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, मैंने आपको इससे पहले जो भी वीडियोस थे, जैसे एटॉमिक रेडियस था और आयनेशन एनर्जी था, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो ये अपने एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो टोटल 6 टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। या तो अलोंग अ पीरियड एलिमेंट्स दे रखे होंगे, या तो इन अ ग्रुप, या एडिसेंट ग्रुप, पीरियड और रैंडम, और एक तो फिर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, या फिर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। तो फैक्टर्स देखते हैं हम एक एक करके। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, पहली कहानी चलती है जेड इफेक्टिव से। जेड इफेक्टिव से आपको कब देखना है, जब बात इन अ पीरियड की होगी, जब आपको एलिमेंट्स दे रखे होंगे, जितने भी एटम दे रखे होंगे वो सेम पीरियड के होंगे, तब हम क्या करेंगे, तब हम देखेंगे जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव में अभी आपको सेपरेट किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है। एंडो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जो सुटेबल कंडीशन थी वो क्या थी, आपको ये बात पता होगी। उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस की जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है कि जब अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ इस पीरियड में देखना है कि जो जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगी उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज़्यादा होगी, एंडोथर्मिक को सबसे पीछे करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट आपको सेपरेट करना है एक्सो एंडो में। उसके बाद आपको जेड इफेक्टिव देखना है, जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा, अट्रैक्शन वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, अगर कोई भी सेम पीरियड का क्वेश्चन रहता है। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी भी पीरियड में, तो ये कंडीशन है, सबसे पहले हम पहचानेंगे उनको, सेपरेट करेंगे एक्सो एंडो में। उसके बाद हम जेड इफेक्टिव देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब गए तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है एज यूजुअल, जनरल बात है। आपको जेड इफेक्टिव जब हमने न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाता, मैं तब से आपको बता रहा हूँ जेड इफेक्टिव के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ये तो होगी जनरल बात, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है एटॉमिक रेडियस। अगर ओह शिट, हाँ, तो अगर दूसरा पॉइंट आता है इन अ ग्रुप, तो अगर यहाँ पर अगर बात इन सेम ग्रुप की होती है, जब ग्रुप की बात होगी, जब आपको एलिमेंट्स दे रखे होंगे, अगर वो सेम ग्रुप के दे रखे होंगे, तो वहाँ आपको साइज जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो होगा साइज फैक्टर। तो आप जनरली एक बात जानते होंगे कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं
तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, जिससे साइज जो है वो इंक्रीज करता है। अब जब साइज इंक्रीज करेगा या फिर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो अट्रैक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो कम हो जाएगी। समझे बात को? ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर क्वेश्चन में आपसे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दे दे या फिर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट, किसी भी सेम एलिमेंट की डिफरेंट स्पीसीज दे दे, तो वहाँ आपको जेड इफेक्टिव से कंपेयर करना है। मैंने आपको बताया था जब जेड इफेक्टिव पढ़े हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको बार बार यूज़ में आएगा, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, वापस से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना कि ये किस कंडीशन में करना है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, ये इन दो ही कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। फोर्थ पॉइंट आता है अपना इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जब देखो, ये मैंने आपको अभी अलोंग अ पीरियड की जब बात की थी तो मैंने बताया था कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा इसमें। वो एक्सेप्शन में हम अभी डिस्कस कर लेना, बाकी फिर जब हम सेकंड पीरियड डिस्कस करेंगे तब समझ लेंगे। तो एक तो चेंजेस दिखेगा, वो NS1 की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो S1 की ज़्यादा होगी। ठीक है, दूसरा NP2 की NP3 से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये आयनेशन एनर्जी का अपोजिट ही आई थिंक, क्योंकि वहाँ पर NP3 की ज़्यादा होती है NP2 से। तो समझो, ये इसका एग्जाम्पल से अगर समझना चाहो तो समझ लीजिए, जैसे ग्रुप 1 का एग्जाम्पल और ग्रुप 13। ठीक है, ली, ना और पैगन, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s1 होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, इधर इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसका भी एक एग्जांपल अब नोट्स में लिख लेना, जैसे ग्रुप 2 सॉरी ग्रुप 2 नहीं ग्रुप 14 और ग्रुप 15। ग्रुप 14 में कासी और इधर ना पास। आप कॉन्फ़िगरेशन कर लेना, आपको NP2 दिखेगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 और 2p2, तो इस तरीके से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम बात करते हैं इन अ पीरियड। ठीक है, देखो अपन को जो NCERT में दिया हुआ है वो सेकंड पीरियड का दिया हुआ है, बाकी किसी का ना तो इससे पहले कभी पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी हम एस ब्लॉक के एस और पी ब्लॉक के जो भी पीरियड हैं, सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हम उससे नीचे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं और अपने NCERT में भी गिवन नहीं है, तो पढ़ने का कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, तो अपन पहले बात करते हैं सेकंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। ठीक है, इन अ पीरियड S एंड P ब्लॉक। ठीक है, तो सेकंड पीरियड है आपका लिथियम, ली, बी, ब, क, नो, फ। एक एक करके इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका करेंगे 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3, ठीक, 2p4 2p5 2p6। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करना है, जब पीरियड की बात करेंगे तो इनको एलिमिनेट सेपरेट करना है, कौन सा एक्सोथर्मिक है
कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक पहचानने के लिए ग्रुप 2 और नाइट्रोजन और ग्रुप 18 ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो ये हो गया एंडोथर्मिक, ये भी हो गया एंडोथर्मिक, ये भी हो गया एंडोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक है तो वहाँ पर मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ कम होगी। समझे बात को। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, उसके बाद हम देखेंगे जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन से करेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये समझो, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा, इट मीन्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। आपको चेंजेस क्या करना है, एक तो आपको चेंज करना है S1 में एंड P1 में, S1 एंड P1 में एक्सचेंज। दूसरा आपको P2 एंड P3 एक्सचेंज। ठीक, ये आपको यहाँ चेंज करना है। हम अब देखते हैं इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या रहने वाला है। एक चीज समझो कि जो एंडोथर्मिक है वो तो तीनों ही ये लास्ट में पहुंच जाएंगे। बात करते हैं बाकी जो बचे एक्सोथर्मिक, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी वो किसकी हो जाएगी, फ्लोरीन की। उसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन की। ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, मैंने आपसे क्या बताया था किस किस में चेंज करना है, P2 और P3 में। तो P3 तो वैसे ही लास्ट में है। उसके बाद फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, देन फिर कौन है, कार्बन। उसके बाद कार्बन के बाद आपको देखना है S1 में और P1 में चेंज करना है, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, लिथियम। इसके बाद आ जाएगा लिथियम। इसके बाद कौन सा आएगा, बोरॉन। उसके बाद ये तीनों। ठीक है। इन तीनों में भी जो नियॉन होगा ग्रुप 18 होगा। बात क्या है कि इसका जब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये फुलफिल्ड होता है, और जो फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम जब ऑलरेडी स्टेबल है तो वो अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा। और यहाँ पर जब इसकी सबशेल है वो ऑलरेडी फिल है, इसमें पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो इसके पूरे हैं, तो ये अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा, ये बात समझो। इसके बाद जो आने वाला है कि वो नाइट्रोजन रहेगा। ठीक है। फिर नाइट्रोजन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद नियॉन। ठीक, यहां से समझो, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मोस्ट नेगेटिव डेल्टा Hg या लीस्ट Heg, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो फ्लोरीन जो है जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी डेल्टा Hg उतनी नेगेटिव होगी। ठीक है। अगर बात करें, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ग्रुप सेकंड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन। सबसे मिनिमम किसकी होती है, नियॉन की। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, आई होप आप समझ गए होगे इस बात को। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पीरियड की तरफ। ठीक है। तो यार ये क्या, तो अब हम चलते हैं थर्ड पीरियड की तरफ। थर्ड पीरियड अपना है ना मांगो आलसी पूड़ी सब्जी सलाद, और ये अपना है ग्रुप थर्ड। जब ग्रुप थर्ड की बात आती है, समझा, जनरल बात करें तो लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अब तक। यहाँ भी आपको चेंजेस क्या करना है, S1 एंड P1 में एक्सचेंज करना है। दूसरा आपको P2 एंड P3 में एक्सचेंज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चेंज करने का रीज़न सिर्फ इतना ही है क्योंकि
जैसे अगर ये P3 है तो P3 हाफ फिल्ड है तो एक ठीक ठाक स्टेबल है इस P2 से, ठीक है। यहाँ भी बात करें तो अगर S2 जो है ये फुल फिल्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता, लेकिन अगर P1 में एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ गेन होता भी है देन ये P2 होगा, ना तो ये फुल फिल्ड हुआ ना हाफ फिल्ड हुआ। और हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का अगर कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम उसकी सब शेल या तो उसमें हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो तो वो बेटर स्टेबल होती है, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ चलते हैं। तो आपको वही सबसे पहले क्या पहचानना है, कौन सा एक्सोथर्मिक है कौन सा एंडोथर्मिक है। तो ग्रुप 2 एंडोथर्मिक, ठीक है, यह नाइट्रोजन नहीं है, इसके बाद आर्गन, ठीक है। ये अपने एंडो हो गए। एंडोथर्मिक का क्या करना है आपको, सबसे लास्ट में पहुंचा देना है इनको। बात करेंगे अब, अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन भी लिख ही लीजिए, 3s1 3p2 इसका, 3p1 इसका, 3p2 कॉन्फ़िगरेशन तो आता ही होगा, खैर ये भी बताना ही पड़ेगा भाई। उसके बाद सल्फ़र की बात करें तो ये हो जाएगा 3p4 क्लोरीन का, 3p5 आर्गन का, 3p6, ठीक है। अब सुनो, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब जेड इफेक्टिव लिख लो यार, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्लोरीन का। उसके बाद 3p4 है ना ये, तो उसके बाद सल्फ़र हमें चेंज किस में करना है, P2 और P3 में करना है ना, तो P2 P3 में चेंज कर दिए। सल्फ़र के बाद आना चाहिए फॉस्फोरस, बट आएगा कौन सा, सिलिकन। उसके बाद फॉस्फोरस, ठीक। उसके बाद S1P1 में चेंज करना है, आना चाहिए था एल्यूमिनियम, आएगा कौन सा, सोडियम, क्योंकि S1 और P1 में हमें क्या करना है, चेंज, ठीक है। ये होगी अपनी एक्सोथर्मिक की कहानी। अब एंडोथर्मिक में आते हैं। एंडोथर्मिक में ये समझो, क्योंकि अगर मैग्नीशियम में 3p2 है तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये एक स्टेबल बन जाएगा। उसके बाद आ जाएगा मैग्नीशियम। आर्गन अपना ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो भाई क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा, तो ये आर्गन, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहाँ से, इस पीरियड से कैसे पूछा जाएगा, इसमें से बताइए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। सबसे कम किसकी होगी, आर्गन की होगी। मोस्ट नेगेटिव डेल्टा एच किसका होगा, इसका होगा मोस्ट नेगेटिव एच ई जी, ठीक है। मोस्ट पॉजिटिव किसका होगा, तो भाई जिसका ई ए सबसे कम, ई ए जिसका सबसे कम उसका डेल्टा एच पॉजिटिव उतना ज़्यादा, समझ गया बात को, डेल्टा एच इजी पॉजिटिव। बेसिकली रिवर्स साइन रहेगा इनका, ठीक है, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन में अगर नोट में लिखना चाहो तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए। अच्छा एक चीज़ आप कॉन्क्लूड कर पाओगे क्या, सेकेंड पीरियड में भी हमने देखा था कि जो हैलोजन इनर्ट गैसेस हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी इनर्ट गैसेस की वो मिनिमम थी, और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो हैलोजन की थी। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इस क्लोरीन की होगी। पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस क्लोरीन की होगी। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लिख भी सकते हो, एक एक करके आप लिख लेना अपने नोट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं हम ग्रुप की। इन ग्रुप की बात करें तो चलो ग्रुप की कहानी समझते हैं। इन अ ग्रुप, जो हमारे सिलेबस में हम उसी की बात करेंगे, अननेसेसरी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने काम का रहेगा नहीं और वो एनसीईआरटी से बाहर जाना नहीं है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में अपन को ग्रुप 1 और ग्रुप 16, 17, 18 दे रखा है और सेकंड पीरियड दे रखा है। फिर भी हम आपकी सहूलियत के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम पढ़ लेंगे बाकी और भी ग्रुप, ठीक है। एस और पी ब्लॉक ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रुप 1 की बात करें तो ली ना की रब से टॉप टू बॉटम जाएंगे। हम जानते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो अट्रैक्शन क्या होगा,
कम होगा, जब अट्रैक्शन होगा कम तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होगी कम। तो कर दीजिए साइन, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। ठीक, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम ग्रुप 13 to 18 की, क्योंकि यही अपने सिलेबस में हमें दे रखा है। और एक काम करो, इन अ पी ब्लॉक में ये चीज़ लिख लेना आप, इन अ पी ब्लॉक ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, कुछ एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो जो ग्रुप 17 है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको वो रट लेना है, ठीक है। ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 में साइड से लिख दूंगा, ठीक है। तो बैगन, आलू, काशी, नापास, ओ स्टाइल से फ्लोरो क्लोरो। देखो यहाँ से हम क्या कॉन्क्लूड कर पा रहे हैं कि जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए थी, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। होगा क्या कि एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी, इधर सिलिकॉन की ज़्यादा होगी, फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी, सल्फर की ज़्यादा होगी, क्लोरीन की होगी। इतना आपको याद रखना है, बाकी कहानी सेम रहने वाली है, ठीक है। इधर ये सेकेंड पीरियड और ये थर्ड पीरियड, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखो ग्रुप 18 में भी ये नियॉन और ये आर्गन होनी चाहिए थी, नियॉन की ज़्यादा बट होगी आर्गन की ज़्यादा। ये भी कुछ एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। ग्रुप 17 इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर इसका क्लैरिफिकेशन हमें एनसीईआरटी में गिवन है, तो अभी डिस्कस करेंगे क्यों आखिर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्यों ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी हम ये बात देखेंगे। तो बात करते हैं हम ग्रुप 16 की और ग्रुप 17 की। थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 17, तो इसका सीक्वेंस आप याद कर लेना। तो ग्रुप 16 की बात करें तो ओ स्टाइल से टीपो, ये अपना ग्रुप 17 है। ये फ्लोरीन, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। यहाँ समझो सल्फर का ज़्यादा होगा, उसके बाद ऑर्डर जो है सेम रहेगा। यहाँ क्लोरीन का ज़्यादा होगा, ये इस तरीके से। ऑर्डर की बात करें अगर 16 के ग्रुप की, तो ग्रुप 16 का ऑर्डर समझो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, सल्फर का, उसके बाद सेलेनियम का, उसके बाद ये फिर ऑक्सीजन का ध्यान रखना, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप में जो मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी वो किसकी रहेगी, ऑक्सीजन की, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन के सीक्वेंस की बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्चुअल सीक्वेंस की, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, फिर देन आयोडीन का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपन को एनसीईआरटी में ये रीज़न गिवन है, ठीक है। ये रीज़न गिवन है कि आखिर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्यों ज़्यादा है। तो अगर बात करें इनके कॉन्फ़िगरेशन की, अगर क्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन या फ्लोरीन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सबसे पहले हम फ्लोरीन की बात करते हैं। अरे हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक मिनट पेज चेंज कर लेते हैं। देखो सुनो, बात करते हैं हम फ्लोरीन की। देखो पहले तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे इनकेस पूछा जाएगा तो उसका रीज़न समझो आप। होना चाहिए थी फ्लोरीन की बट होती है क्लोरीन की, सॉरी अपोजिट बोल दिया मैंने, जो होनी चाहिए थी फ्लोरीन की बट होती है क्लोरीन की। उसका रीज़न क्या है, रीज़न समझो। तो रीज़न है कि जैसे फ्लोरीन की अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर हम जानते हैं इसका 9 होता है,
कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,7, ठीक है। तो इसके पास टोटल शेल कितनी है, 2। ये सपोज न्यूक्लियस है, तो इसके पास जो शेल हैं वो ये 2 शेल हो गए, ठीक है। वहीं बात अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,7। यहाँ बात समझो, यहाँ क्या है कि जो फर्स्ट शेल है कि इसके पास एक सब शेल होगी जो कि एस। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास हैं। अगर बात करें इस वाले सेकंड सब शेल की, तो सेकंड सब शेल के पास इसमें एस और पी होगा। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। और इसमें है कितने, 7। तो अगर इस 7 के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए इस सेल में, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बन जाएगा। 2,8 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, क्योंकि इसकी जो ये शेल है, ये सेकंड शेल है, ये भी फुलफिल्ड हो जाएगी। बात यहाँ क्लोरीन की जाए तो क्लोरीन के पास 3 शेल हैं। ये इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। सुनो बात, यहाँ पर एस सब शेल, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फुल है। एस पी 8 इलेक्ट्रॉन, फुल है। यहाँ पर एस पी डी टोटल इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए, 18। और यहाँ पर हैं कितने अभी, 7। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर भी दोगे तो 8 होगा, जो कि फुलफिल्ड नहीं होगा शेल। तो यहाँ पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, स्टिल ये अनस्टेबल ही रहने वाला है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल भी जाएगा, ये तब भी अनस्टेबल ही रहेगा, ठीक है। ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये एक अपन को एनसीईआरटी में गिवन था, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए और इतनी ही अपने काम की है। उसके बाद अगर आप चाहो तो कुछ एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लूँ, तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताइए, लेट सपोज कि कुछ एग्जांपल दे दिए, लिथियम, नियॉन, सी ऑप्शन है आर्गन, और डी ऑप्शन की बात करें तो क्रिप्टन। तो आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है। काम करो, कुछ एग्जांपल, एक सेकंड, ऑप्शन चेंज कर लीजिए। हाँ, तो ऑप्शन मैं देता हूँ आपको, लिथियम, सेकंड है कार्बन, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है नियॉन। तो देखो, पूरी पीरियोडिक टेबल में जब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि जो इनर्ट गैसेज होंगी उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। और मैंने इससे पहले आपको नोट में एक बात बोली थी कि जो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो किसकी होगी, इनर्ट गैसेस की होगी। तो ये नियॉन जो है इस चारों में ये इनर्ट गैसेस का ही पार्ट है। तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी और लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नियॉन की ही होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज लीस्ट पॉजिटिव डेल्टा एच। साइन कन्वेंशन की बात करें तो जहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना पॉजिटिव होगा उसका डेल्टा एच जी उतना नेगेटिव होगा। तो यहाँ बात हो रही है लीस्ट पॉजिटिव डेल्टा एच की। सबसे पहले तो वो लिख लीजिए, आप ऑप्शन लिख लीजिए, उसके बाद समझेंगे। आपके हिसाब से बताना भाई क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन। अब लीस्ट पॉजिटिव एच जी काफ़ी कंफ्यूजिंग है और एग्जाम टाइम में आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इस बात से समझो कि कहने का मतलब क्या है कि लीस्ट पॉजिटिव डेल्टा एच जी का मतलब है कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है। लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इसमें से किसकी हो जाएगी, इनर्ट की। इनर्ट गैसेस में कौन सी हैं तो हीलियम भी है, नियॉन भी है, क्रिप्टन भी है, ऑलमोस्ट हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से आप जज कर पाएंगे, मैंने आपसे बोला था कि हाँ नहीं, इन दोनों में आपको साइन क्या करना है, एक्सेप्शन बताया था ना, तो होना चाहिए नियॉन। लिस्ट किसकी हो जाएगी, इसकी, हीलियम की। ठीक है, बाकी इतना ही आपके सिलेबस में जो पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बात करें तो इतना ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा। बाकी अगर एक दो सीक्वेंस अगर और देखना चाहते हो तो देख लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं एक दो एग्जांपल की और, डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर और फ्लोरीन। ग्रुप 16 ओ स्टाइल से, और फ्लोरोक्लोरो ग्रुप 17 के, फ्लोरीन क्लोरीन। इन दोनों में एक्सेप्शन क्या था, एक इधर नीचे कर देना है, एक इसमें चेंज कर देना है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। जनरल ऑर्डर ये हो गया। यहाँ से किस तरीके से कर पाएंगे, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन फ्लोरीन की, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर सेम पीरियड के आपको एलिमेंट दिए जाते हैं तो सबसे पहले उनको सेपरेट करना है एक्सो एंडो में, उसके बाद उस कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसके बाद जेड इफेक्टिव से देखना है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतनी सी बात थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सिंपल सा टॉपिक था। आई होप आप सब समझ गए होंगे। चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।